और उसकी निशानियों में से ज़मीन और आसमान की तख्लीक और उनमें फैली हुई मखलूक़ात हैं। सूरह शूरा आयत नंबर 29। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ये कायनात कितनी अजीम है और क्या इस कायनात में ऐसे राज छुपे हैं जो वक्त और फासलों की कैदों को तोड़ सकते हैं। ब्लैक होल, जिन्हें अल्लाह की कुदरत का एक अजीब निज़ाम कहा जा सकता है, वो जगह होती है जो रोशनी तक को अपने अंदर खींच लेती है। और वर्म होल्स एक ऐसे राज हैं जो दो मुख्तलिफ जगहों को चंद लम्हों में मिला सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में शॉर्टकट्स रखे हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकें कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बेनियाज है, और क्या ये चीज़ें हमें वक्त और फासलों की हकीकत को समझने में मदद दे सकती हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्लैक होल्स और वर्म होल्स असल में क्या है, साइंस और दीन की रोशनी में इनका क्या मतलब हो सकता है, और क्या ये वक्त और जगह के राज हम पर खोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूनिवर्स की सबसे हैरानकुन बात शायद इसका साइज है। ये यूनिवर्स कितना अनइमेजिनेबली तौर पर बड़ा है, लेकिन शायद ये सबसे ज़्यादा मायूसी वाली बात भी है। सोचो, अगर हम आज अपने पावरफुल टेलीस्कोप को यूज़ करें ताकि किसी और गैलेक्सी में ज़मीन जैसा प्लेनेट ढूंढें जो इंसानों को रहने के लायक हो, तो वहाँ तक पहुँचने में सदियाँ लग जाएंगी। असल में हर शख्स के लिए इस गैलेक्सी से बाहर निकलना नामुमकिन है। अब हर किसी को पता है कि ज़मीन मिल्की वे में है, और मिल्की वे के सबसे करीब गैलेक्सी है, इसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं, जो ज़मीन से लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। तो अगर वहाँ तक स्पेसशिप से पहुँचना चाहें जो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो वहाँ तक पहुँचने में हमें तकरीबन 94.5 बिलियन साल लगेंगे। और अगर किसी तरह हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल कर सके तब भी हमें 2.5 मिलियन यानी कि 2.5 मिलियन साल लग जाएंगे। ये सच में मायूस कुन है। इतने सारे प्लैनेट्स ढूंढने का फ़ायदा क्या अगर हम कभी वहाँ जा ही ना सके। लेकिन अगर कोई शॉर्टकट होता गैलेक्सी के बाहर ट्रैवल करने का, ऐसे शॉर्टकट्स हम मिलियन लाइट ईयर्स सिर्फ चंद महीनों में तय कर सके, तो ये चीज़ें सच में इंटरेस्टिंग बन जाती हैं और लोगों का इस तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और दोस्तों, ये शॉर्टकट्स हैं वर्म होल्स। 2014 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, इंटरस्टेलर, जो कि मेरी फेवरेट फिल्म है। मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर कि इस फिल्म में दिखाया गया है जब कूपर और उसकी टीम ज़मीन से निकलती है और अर्थ जैसी और हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढती हुई दूसरे सियारों पर जाती है, तो वो दूसरी गैलेक्सीज में ट्रैवल करते हैं। अपनी गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी का सफ़र कुछ मिनटों में वर्म होल से तय होता है। ये फिल्म का वो सीन है जब कूपर की टीम वर्म होल से गुजरती है। फिल्म के मुताबिक ये वर्म होल्स सेशन के ऑर्बिट के पास नासा ने दरियाफ्त की है। फिल्म में बार बार इसका जिक्र होता है क्योंकि ये स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात भी है कि वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये तो एक रियल साइंस पर मबनी है। वर्म होल्स असल में हैं क्या और हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये सब समझने से पहले हमें देखना होगा कि ये है क्या और इसकी डेप्थ क्या है। अब चलो थोड़ा और गहराई से जानते हैं। जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी, उसने इसे एक इक्वेशन के सेट में लिखा। इन इक्वेशंस को कहते हैं आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस। ये पहली दफ़ा 25 नवंबर 1915 को जर्मनी बर्लिन में प्रूशियन एकेडमी ऑफ साइंस में प्रेजेंट किया गया। टोटल ये 10 डिफरेंट इक्वेशंस थी, 10 नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन सिंपल फॉर्म में इनको सिर्फ एक इक्वेशन में लिखा जा सकता है, और ये इक्वेशंस कुछ ऐसी दिखती हैं। लेकिन फिक्र ना करें, हम मैथ्स की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और इनको समझने के लिए बहुत टाइम चाहिए। इसे एक्सपेंड करने से ये स्टेप्स मिलते हैं। अगर आपको मैथ से प्यार भी हो तो भी ये समझना और देखने से आपका सच घूम जाएगा। ये समझना बहुत मुश्किल है। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर कहा जाए तो ये इक्वेशंस बताती हैं कि मैटर और एनर्जी का स्पेस टाइम के ऊपर क्या असर होता है। आइंस्टाइन का कहना है कि इसे समझने के लिए एक बड़ी मैश का सोचो। मैश यानी कि जाली तार आप कह सकते हैं। जब आप कोई ऑब्जेक्ट इस मैश पे रखते हो तो वो नीचे झुक जाता है अपने वेट की वजह से।
स्पेस टाइम मैश भी वैसे ही झुकता है बड़े प्लैनेट्स और स्टार्स की वजह से। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी किसी सब्जेक्ट की और किसी ऑब्जेक्ट की, उतना ज़्यादा स्पेस टाइम कर्व करेगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है और ये है कि आइंस्टाइन खुद अपने इक्वेशंस को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सका था और उनका सोल्यूशन नहीं निकाल पाया था। उसने सिर्फ अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन दिया एक स्पेसिफिक केस में। जो सबसे पहला इंसान था जिसने ये फील्ड इक्वेशन सॉल्व की वो था कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड 1916 में। उसने कैलकुलेट किया कि एक मास की बॉल की वजह से स्पेस टाइम कितना और किस डिग्री तक बेंड होता है। उसका सोल्यूशन साइंटिस्ट को सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझाने में मदद करता है। अगर मैस इन्फिनिट डेंस हो जाए तो क्या होगा? स्पेस टाइम का कर्व इतना टाइट हो जाता है कि ये यूनिवर्स से अलग हो जाता है और इस तरह से ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट थ्योरी में प्रूव हो गया। ये सब 100 साल पहले से प्रूव हो चुका है। 2019 में साइंटिस्ट ने पहली बार ब्लैक होल का फोटो लिया। बेसिकली कहना यह है कि आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन का एक सोल्यूशन था ब्लैक होल और एक और सोल्यूशन इन्हीं इक्वेशंस का है जिसे वर्म होल्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इक्वेशन से दो सोल्यूशन कैसे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आपसे सवाल यह है कि स्कूल में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद की होगी। एक सिंपल इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 3b, दोनों सही हैं। तो आइंस्टाइन की इक्वेशंस तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो इनके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। वर्म होल्स का साइंटिफिक नाम है आइंस्टाइन रोजनब्रिज। ये नाम आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट नेथन रोजन के नाम पे रखा गया था, जो 1935 में इस सोल्यूशन पे काम कर रहे थे। तो वर्म होल्स को समझने सिंपल है। ये बेसिकली एक शॉर्टकट है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। समझने के लिए सोचिए कि सेकंड डायमेंशन एग्जांपल एक पेपर ले लें, उस पे A और B दो पॉइंट्स हैं, A और B। अगर A पॉइंट से B तक शॉर्टकट रूट चाहिए तो एक स्ट्रेट लाइन है, बेस्ट रूट है। लेकिन अगर पेपर को इस तरह आप फोल्ड कर दें और A और B को एक दूसरे के करीब कर दें और बीच में एक होल कर दें तो A से B तक का जो सफ़र है वो छोटा हो जाएगा। वर्म होल्स भी कुछ ऐसे ही काम करती हैं। तो थर्ड डायमेंशन स्पेस हम सोच रहे हैं, अगर वो फोर्थ डायमेंशन में फोल्ड हो जाए तो शॉर्टकट्स मिल सकते हैं। और फोर्थ डायमेंशंस को सोचना मुश्किल है क्योंकि हम सब थर्ड डायमेंशंस में जीते हैं। लेकिन सेकंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशंस का फ़र्क समझकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान से न्यूयॉर्क का शॉर्टेस्ट रूट क्या होगा। आप कहोगे सीधा लाइन अफ्रीका के ऊपर से फ्लाइट, लेकिन असल में शॉर्टेस्ट रूट तो होता है नॉर्थ पोल के करीब से फिनलैंड आइसलैंड के रास्ते से। सेकंड डायमेंशन में लंबा लगता है, लेकिन अगर आप थर्ड डायमेंशंस में शॉर्टेस्ट रूट को देखें तो ये छोटा है। वापस टॉपिक पर आते हैं। 1957 में साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज पे पेपर पब्लिश किया और एनालॉजी दी कि एक एप्पल और उसमें से एक वॉर्म गुजरती है। एप्पल के एक साइड से दूसरी साइड तक वॉर्म ने सरफेस पे ट्रैवल नहीं किया बल्कि बीच में से गुजरी, यानी कि एक शॉर्टकट। इसी एनालॉजी से वर्म होल का टर्म बना। वर्म होल का शॉर्टकट पेपर फोल्ड जैसे सोचा गया, लेकिन यहाँ डायमेंशन का मसला आता है कि ये थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में फोल्ड होता है। इसलिए अगर वर्म होल असल में एग्जिस्ट करते हैं तो ये एक बॉल जैसा दिखेगा जिसमें सब कुछ कर्व होगा। इंटरस्टेलर फिल्म में जो वर्म होल दिखाया गया था वो काफ़ी रियलिस्टिक था, लेकिन अभी के लिए वर्म होल सिर्फ थ्योरी है और इसको एक थ्योरी के तौर पर ही समझते हैं, साइंस फिक्शन नहीं, रियल साइंटिफिक थ्योरी। आइंस्टाइन की इक्वेशंस का सोल्यूशन है। अगर वर्म होल एग्जिस्ट करें तो ये एक टाइम मशीन की तरह भी काम कर सकते हैं। सोचो अगर हम मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स कुछ मिनट में तय कर लें तो हम लाइट से पहले पहुंच जाएंगे। मतलब हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्म होल की ओपनिंग कैसे बनेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेविटी चाहिए और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और ये ग्रेविटी ब्लैक होल से मिल सकती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि ब्लैक होल काफ़ी ग्रेविटेशनल फोर्स दे सकता है ताकि एक टनल बन सके, लेकिन
टनल के दूसरी साइड पे क्या होगा? अगर वहाँ भी कोई ब्लैक होल हुआ तो आप फंस जाएंगे, निकल नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कोई एग्जिट पॉइंट नहीं। एग्जिट पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए चाहिए आपको वाइट होल। वाइट होल एक और आइंस्टाइन इक्वेशन का सलूशन है, ब्लैक होल का बिल्कुल ऑपोजिट। जहाँ ब्लैक होल सब कुछ अंदर खींचता है, वहाँ वाइट होल सब कुछ बाहर फेंकता है। वाइट होल में लाइट भी अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ बाहर निकलती है। ये बहुत ब्राइट और वाइट होता है। 1964 में रशियन साइंटिस्ट इगोर नोविकोव ने वाइट होल का टर्म दिया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था तो वो शायद एक बड़ा वाइट होल था, लेकिन स्टीफन हॉकिंग कहते थे कि ब्लैक होल इवेंचुअली एवेपोरेट हो जाता है और जब वो मर जाएगा तो उसमें कौन सा मैटर गया, वो कहाँ गया। क्वांटम थ्योरी कहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती, तो शायद वाइट होल से वो इंफॉर्मेशन वापस निकले। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वाइट होल ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ है। एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन 14 जून 2006 को स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने एक वाइट होल का एक्सप्लोजन देखा, जिसे गैमा रे बर्स्ट भी कहते हैं। इसमें कोई स्टार कोलैप्स का एविडेंस नहीं था। आज तक ये एक ही इवेंट मिला है जो वाइट होल की तस्दीक करता है, लेकिन अभी भी ये वाइट होल एक थ्योरी ही है। शायद कल को कोई प्रूव हो जाए। वर्म होल भी बिल्कुल ऐसे ही है। 2015 में साइंटिस्ट ने लैब में मैग्नेटिक वर्म होल बनाया। ये ग्रेविटी का नहीं, मैग्नीशियम का वर्म होल था। दो पोल्स हमेशा मैग्नेट में होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने स्पेशल मटेरियल यूज़ करके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग कर दिया और एक इनविजिबल टनल बनाई, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक साइड से घुसती है और दूसरी साइड से निकलती है। इस डिवाइस का विजुअलाइजेशन दिया गया। लेफ्ट में आप डिवाइस देखते हैं, राइट में मैग्नेटिक फील्ड के टनल। वर्म होल ये डिवाइस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल से बनाई गई थी, जो यथ्रियम बेरियम कूपर ऑक्साइड है, और इसे लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया था। आखिर में दोस्तों, अगर वर्म होल्स कभी एग्जिस्ट ना भी करें तो भी स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रैवल के और भी तरीके हो सकते हैं। और एक और आइडिया है, एल्कुब्री ड्राइव, जो 1994 में मैगवेल एल्क्यूब्री ने दिया। ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस टाइम को सामने कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पीछे एक्सपेंड करेगा, ताकि लाइट तेजी से सफर कर सके। और ये भी आइंस्टाइन की इक्वेशन का एक और सोल्यूशन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि एक और कौन से सोल्यूशन थ्योरी से प्रैक्टिकली प्रूव हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइंदा आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के